एवरीवन, वेलकम टू मोस्ट वांटेड सीरीज। चैप्टर है इकोलॉजी यूनिट का लास्ट चैप्टर, एनवायरमेंटल इश्यूज। इस एनवायरमेंटल इश्यूज चैप्टर से नीट के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। बहुत फेवरेट चैप्टर होता जा रहा है पिछले 2-3 साल से ये, जहां से क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। सिंपल चैप्टर है, कई फैक्ट्स आपको पहले से ही पता है, कंसेप्ट पार्ट कुछ भी नहीं है, फुल्ली इंफॉर्मेटिव चैप्टर है। इतनी इंफॉर्मेशंस एनसीईआरटी में दे रखी हैं, उनको आप याद कर लो, वही काफी है। इसके अलावा छोटी छोटी कुछ डेज वाली इंफॉर्मेशंस मैं आपको यहां पे बता दूंगा, लेकिन फिर भी मैं आपको वादा करता हूं कि क्वेश्चंस जो होगा वो आपको एनसीईआरटी के अंदर से ही मिलेगा। जहां से एनसीईआरटी के बाहर से क्वेश्चन आने की टेंडेंसी होती है, वहां पर बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन और ज्यादातर एनवायरमेंटल इश्यूज वाला चैप्टर है, जहां से आउट ऑफ एनसीईआरटी कंटेंट से चैप्टर क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो चलो जी, एनसीईआरटी में जो लिखा है वो तो आपको पढ़ना ही है, और वो क्या है, क्या इंफॉर्मेशन है उस चैप्टर के अंदर आपको बताते हैं, और कई सारे छोटे मोटे कंसेप्ट एक दूसरे से लिंक्ड है वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं। इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की अगर बात करें एनसीईआरटी में, तो इंट्रोडक्शन में आपको ये बताया गया है कि भाई आपको अभी देखा कि आपको एक इकोसिस्टम, एक ऑर्गेनिज्म का और पॉपुलेशन का जिंदा रहना, मतलब इकोसिस्टम का अच्छे से रन करना जरूरी है। उसके एबायोटिक कंपोनेंट प्रॉपर वे में होने चाहिए, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म एक एबायोटिक कंपोनेंट के साथ में इंटरेक्शन करता रहता है। इनके अंदर अगर एकदम से चेंज आ जाएगा, इनमें कुछ खराबी हो जाएगी एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर, तो इंटरैक्शंस की वजह से वो अफेक्ट करेंगे ऑर्गेनिजम्स को, और ऑर्गेनिज्म, कोई एक ऑर्गेनिज्म अफेक्ट होगा, उसके साथ इंटरेक्ट करने वाला दूसरा भी अफेक्ट होगा, सारा सीरीज चेन अफेक्ट हो जाएगा, इकोसिस्टम इंबैलेंस हो जाएगा, नेचर डिस्टर्ब हो जाएगा। और किसी भी चीज को जो नॉर्मल है उससे थोड़ा आप कोई चीज अलग कर दो किसी फैक्टर्स की वजह से, तो हम उसको कहेंगे सर पॉल्यूशन हो गया है ना। तो ये इसी तरीके से एयर को पॉल्यूट कर दिया, वाटर पॉल्यूट कर दिया, आपने सॉलिड सॉइल का पॉल्यूशन कर दिया, ऐसे आपने फॉरेस्ट जो है वहां पर आपने कई सारी चीजें जो है डिस्टर्ब कर दी, जाकर के डिफॉरेस्टेशन कर दिया। कई बातों की वजह से यहाँ पर डिस्टर्बेंसेस पैदा हो सकते हैं, इन्हीं को हमें यहाँ पे देखना है। ओके, सबसे पहले पॉल्यूशन जो है वो क्या होता है? एनी अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल, chemical or biological characteristic of air, water, land which is harmful to man direct or indirectly through the animal, plant, industrial unit or raw material is called pollution। अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया वही बात है। एबायोटिक कंपोनेंट के साथ छेड़छाड़ तो इंटरैक्शन की वजह से ऑर्गेनिज्म के अंदर भी हो जाएगी छेड़छाड़, तो वो है पॉल्यूशन, अनडिजायरेबल चेंज। तो सर ये अनडिजायरेबल चेंज करने वाले जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं। एनी मटेरियल और प्रोडक्ट ऑफ मैन और नेचर, या तो नेचर की तरफ से होगा वो, या फिर मैन की तरफ से होगा वो पॉल्यूटेंट, विच लीड्स टू पॉल्यूशन इज कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स। नाउ एनवायरमेंटल एक्ट, जिसे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर डेवलप हुआ, और वो कहता है किस लिए डेवलप हुआ? टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंट। ऑर्गेनिज्म का सराउंडिंग एबायोटिक फैक्टर्स को प्रॉपर वे में, कंसिस्टेंसी में और उसी वैल्यू में रखने के लिए एक एक्ट डेवलप हुआ, जिसका नाम है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इस एक्ट में कैसे प्रिवेंशन करना है नेचुरल रिसोर्सेस का, आपके एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, उसके मेजरमेंट तय करो, उनके डेटा इकट्ठा करो और मैकेनिज्म डेवलप करो और उसको इंप्लीमेंट करो, और फाइनल रिजल्ट निकालना है। आपको फाइनली प्रोटेक्ट करना है, पॉल्यूशन नहीं होने देना है, और ये मेंटेन रखोगे, प्रोटेक्टेड रखोगे तो ये इकोसिस्टम चलता रहेगा। तो टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स, एक तो होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स, एक होते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। नॉन बायोडिग्रेडेबल जो कभी भी अपनी ओरिजिनल फॉर्म खोते नहीं है, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होते हैं। बायोडिग्रेडेबल ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म्स को खो देते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये फिर भी ज्यादा रिस्की नहीं है, ये बहुत ज्यादा रिस्की होते हैं। एल्यूमिनियम पैक्स, मर्क्यूरी कंपोनेंट्स ऑफ फिनॉल्स, ग्लास, डीडीटी, बेंजीन, बीएचसी, पेस्टिसाइड्स, ये सब नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स हैं।
बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स की अगर बात करें तो डोमेस्टिक सीवेज पेपर्स, वुड, गार्बेज, लाइव स्टॉक वेस्टेज यानी फीकल मैटर वगैरह जो भी है सब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। प्राइमरी पॉल्यूटेंट और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, यहां से क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। प्राइमरी पॉल्यूटेंट जैसे डीडीटी, कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब डायरेक्टली फॉर्म होने वाला पॉल्यूटेंट। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, एक प्राइमरी पॉल्यूटेंट दूसरे पॉल्यूटेंट को क्रिएट करता है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बोलते हैं, जिसके अंदर फोटोकेमिकल स्मॉग, लंदन स्मॉग एंड PAN सेकेंडरी पॉल्यूटेंट आपके आते हैं। सल्फर के ऑक्साइड्स प्राइमरी पॉल्यूटेंट है, ओके, ये सब सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। सिनर्जिज्म क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट इज नोन एज सिनर्जिज्म। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स आर मोर टॉक्सिक देन प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स, ध्यान रखिएगा। पॉल्यूटेंट, क्वांटिटेटिव पॉल्यूटेंट्स और एक होते हैं क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट्स। इनकी क्वांटिटी का कोई ज्यादा, इनकी क्वालिटी जो है वो ज्यादा हार्मफुल नहीं होती है, क्वांटिटी अगर ज्यादा हो जाती है तो हार्मफुल होती है। उधर वो इनकी कम क्वांटिटी होगी तो भी चल जाएगा, इनकी क्वांटिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वालिटी ये बहुत खतरनाक होते हैं। डीडीटी, हर्बिसाइड, फंजीसाइड्स, ये क्वालिटेटिव पॉल्यूटेंट्स होते हैं। नेचुरल पॉल्यूटेंट, एंथ्रोपोजेनिक पॉल्यूटेंट, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से होने वाले नेचुरल पॉल्यूटेंट जैसे कि मैथेन फ्रॉम पैडी फील्ड, कैटल मार्श, फॉरेस्ट फायर, ये सब नेचुरल पॉल्यूशन होता है। और वहां पर पॉल्यूशन जो है वो एंथ्रोपोजेनिक जो कि ह्यूमन क्रिएटेड होता है। मेन सोर्स ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन का सोर्स क्या है, मेनली किसकी वजह से पॉल्यूशन होता है साहब? तो पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन होता है, लाइन सोर्स पॉल्यूशन होता है, डिफ्यूज सोर्स ऑफ पॉल्यूशन होता है। क्या होता है सर ये? एक जिसको आप पॉइंट ला करके कान पकड़ के ला सकते हो कि इसकी वजह से हो रहा है। लाइन, इसमें चेन किसी की एक की वजह से नहीं, कोई एक के ऊपर दूसरा एक दूसरे पे डिपेंडेंट है उनकी वजह से। डिफ्यूज, पता ही नहीं लग रहा है किसकी वजह से। वेयर द इफ्लुएंट डिस्चार्ज अकर एट अ स्पेसिफिक साइट, जैसे फैक्ट्री आउटलेट, म्युनिसिपल वेस्ट, जैसे आप पता कर सकते हो इस कॉलोनी से ज्यादा वेस्ट आ रहा है तो उस कॉलोनी जो है वो आपके पॉल्यूशन का सोर्स है। एक फैक्ट्री आपका एक सोर्स हो सकता है जिसको आप जाकर के कंट्रोल कर सकते हो। लाइन सोर्स, इट इज पास्ड अलोंग नैरो बेल्ट और रोड्स। लाइन सोर्स पॉल्यूशन जो होता है जैसे रोड्स के ऊपर, रेलवे ट्रैक के ऊपर पता नहीं कौन करके चला गया, तो ये आपके रोड्स के ऊपर नैरो बेल्ट के अंदर होता है, तो ये लाइन सोर्स ऑफ पॉल्यूशन। डिफ्यूज्ड, इट इज ओवर अ लार्ज एरिया, स्प्रेड फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स थ्रू रन ऑफ। तो ये फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स जो होते हैं वो खेतों से निकल के आ जाते हैं और पूरे लेक के ऊपर पॉल्यूशन कर देते हैं, तो ये डिफ्यूज सोर्स ऑफ पॉल्यूशन। एरिया सोर्स ऑफ पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल, इस्टेट एंड माइनिंग एरिया, माइनिंग एरिया की वजह से होने वाला पॉल्यूशन एरिया। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं एयर पॉल्यूशन। ये देखो एक चार्ट बनाया हुआ है एयर पॉल्यूशन का। एयर पॉल्यूशन, अनडिजायरेबल चेंज इन द क्वालिटी ऑफ एयर। कॉज क्या है एयर पॉल्यूशन के? कॉजेज जो अगर बात करें तो कॉजेज की अगर बात करें तो जैसे ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर, कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स और ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स की वजह से भी ये ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर है, कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स है, ये आपके इफेक्ट डिपेंड करता है कि किसके ऊपर। तो आपका एयर पॉल्यूशन का इफेक्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर पर इफेक्ट करता है कि ये कितना एक्सपोजर हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा। कौन ऑर्गेनिज्म कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स क्या है, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना इफेक्ट हो रहा है एयर पॉल्यूशन का। कॉजेज की अगर बात करें तो एयर पॉल्यूशन में हार्मफुल गैसेस लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, हाइड्रोकार्बन्स, ये हार्मफुल गैसेस हैं जो एयर पॉल्यूशन को कॉज करती है। इनका इफेक्ट कितना होगा ये एक्सपोजर पर डिपेंड करता है। पार्टिकुलेट मैटर, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, जो ये कणिकीय पदार्थ, पार्टिकुलेट मैटर जैसे स्मोक, स्टॉक ऑफ थर्मल पावर प्लांट है ना, स्मेल्टर्स एंड अदर इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स, जिनसे हवा के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल चले जा रहे हैं, वो भी एक एयर पॉल्यूशन का एक कॉज होता है। सर एयर पॉल्यूशन जो है उसके कॉज, हार्म्स क्या होते हैं, क्या हार्म करता है ये, इफेक्ट क्या है उसका? इंजरी टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ग्रोथ कम कर देगा, यील्ड ऑफ क्रॉप जो है वो कम कर देगा, अफेक्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम और इन्फ्लामेशन एंड डैमेज ऑफ लंग, लॉन्ग टाइम तक रहेगा तो लंग्स को डैमेज कर सकता है, स्पेशली पार्टिकुलेट मैटर। ये हार्म्स है। सर हम
जो पार्टिकुलेट मैटर जो है, जो हवा के अंदर जो ये पार्टिकल्स चले गए हैं जिनसे रेस्पिरेटरी दिक्कत आती है, उसको हम कैसे कंट्रोल करें? तो दो तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हो। एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है, एक स्क्रबर का और दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। स्क्रबर इस तरीके से एक वो जो स्मोक, यहां से जो ऊपर स्मोक जाता है, जो हवा जा रही है जहां से निकल के पार्टिकुलेट मैटर बाहर एयर में छोड़ा जाएगा, तो वो क्या क्या करता है स्क्रबर? ये कैन रिमूव गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एज एग्जॉस्ट पास्ड थ्रू अ स्प्रे ऑफ वाटर और लाइम। तो वाटर और लाइम का स्प्रे करके आप पार्टिकुलेट मैटर को तो बिठा भी दोगे और सल्फर डाइऑक्साइड को भी बिठा दोगे, लेकिन फिर भी पार्टिकुलेट मैटर ऊपर की तरफ में चला जाएगा। ये ज्यादा अच्छा नहीं है। सबसे बेस्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इसमें क्या होता है, दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, यहां पर क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बना देते हैं। क्या बना देते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड, जिससे यहां से जब मैटर जब जाता है तो उसके पीछे कोरोना डिस्चार्ज, मतलब पार्टिकल्स इसके चारों ओर जो है वो एक इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप हो जाता है, जो इस प्लेट के साथ में एसोसिएटेड हो जाता है। प्लेट्स जो होती हैं आगे ग्राउंडेड प्लेट्स होती हैं, न्यूट्रल प्लेट्स होती हैं, जो चार्ज्ड पार्टिकल्स इन न्यूट्रल प्लेट से चिपक जाएगा और 99% पार्टिकुलेट मैटर जो होता है वो यहां से निकल जाता है। ओके, तो ये पार्टिकुलेट मैटर को कंट्रोल करना है। और दूसरा है व्हीकल से जो पॉल्यूशन हो रहा है, उस व्हीकल वाले पॉल्यूशन को कैसे कम किया जाए? तो व्हीकल के पॉल्यूशन के लिए फ्यूल जो होता है उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। फ्यूल जिस इंजन में बर्न हो रहा है और उस इंजन की क्वालिटी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वो बाहर जो धुआं निकाल रहा है, एग्जॉस्ट निकाल रहा है, उसमें पॉल्यूटेंट्स कम हो। तो पासिंग आउट ऑफ ओल्ड व्हीकल्स, जो पुराने व्हीकल्स हैं जिनका इंजन जो है वो खराब हो गया है, मतलब एक बेटर इंजन, एक ऐसा स्मार्ट टेक्नोलॉजी वाला इंजन डेवलप करो। और इंजन डेवलप हो गया और उस इंजन को ज्यादा टाइम तक मत चलाओ, क्योंकि कितना भी अच्छा इंजन अगर बहुत लंबे टाइम तक चलेगा तो वो उसकी क्वालिटी खराब होने की वजह से पॉल्यूशन करेगा। तो पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, इसलिए पहले तो आप बहुत अच्छे इंजन बनाओ। इंजन आ गए तो उन इंजन को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक यूज करो। जैसे दिल्ली में जो गाड़ियां हैं, वो गाड़ियों के अंदर जो BS6 भारत स्टेज 6 वाले जो इंजन है वही चलेगी। नई जो गाड़ियां आ रही हैं वो BS6 वाली गाड़ियां हैं। और जो ओल्ड व्हीकल हैं जिनके इंजन पुराने हैं, मतलब अब ये मान के चलो कि अगर आप दिल्ली में रह रहे हो और आप गाड़ी खरीद रहे हो तो आपको ओनली BS6 ही मिलेगी। BS4 गाड़ी कोई भी कंपनी बेच नहीं सकती है, समझ गए? और BS6 गाड़ी नहीं खरीद रहे हो तो सर पुरानी जो है उनका क्या? अरे भाई उनकी वैलिडिटी जो है वो, अगर डीजल गाड़ी है तो 10 साल की है, पेट्रोल गाड़ी है तो 15 साल की वैलिडिटी है दिल्ली में। मतलब अगर आपने डीजल गाड़ी खरीदी है और आपने 2015 में खरीद ली तो बस वो 5 साल और चलेगी, 2025 तक, उसके बाद खत्म हो जाएगी। उसके बाद वो गाड़ी कोई काम की नहीं रहेगी। ओके, दिल्ली में वो अलाउ नहीं है। गाड़ी का इंजन पुराना हो गया, 10 साल का इंजन हो गया, तो इसका मतलब पॉल्यूशन ज्यादा कर रहा है। तो और सिटीज में, दिल्ली में वैसे सेंसिटिव है तो दिल्ली में नहीं रह सकती भाई। तुम किसी और शहर में ले जाकर के उसका रजिस्ट्रेशन करवा लो और वापस उसकी लाइफ बढ़वा लो तुम लोग, 10 साल और 15 साल और चला लो। तो सर क्या वहां पॉल्यूशन नहीं करेगा? करेगा, लेकिन उतना ज्यादा सेंसिटिव नहीं है वो सिटी, उसमें आपका पॉल्यूशन फिर भी चल जाएगा, ऐसा है। लेकिन आज अब गवर्नमेंट इसको भी देख रही है कि अब ये जो व्हीकल्स हैं, उन व्हीकल को, जो व्हीकल पुराना हो गया है, इंजन पुराना हो गया है, तो उसका नया रजिस्ट्रेशन दूसरी जगह पर भी नहीं करवा सकते। ऐसा भी एक नॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं कि दिल्ली में 10 साल हो गए गाड़ी को, 1 साल बाकी है, यहां ला करके न्यू रजिस्ट्रेशन करवा लिया, वापस 15 साल की लाइफ बन गई। तो ऐसा करना बंद कर रहे हैं। हो सकता है कि वो गाड़ी की लाइफ ही 10 साल हो जाए ओनली, उसके बाद वो गाड़ी नहीं चलेगी। यूज ऑफ लो सल्फर पेट्रोल और डीजल, सल्फर की वैल्यू कम होनी चाहिए। एनसीईआरटी में सारे पैरामीटर्स लिखे गए हैं। एप्लीकेशन ऑफ पॉल्यूशन लेवल नॉर्म्स फॉर व्हीकल, वही अभी जो मैंने बताया। कैटालिटिक कन्वर्टर एंड फिल्टर फिटेड इन व्हीकल्स, व्हीकल जो होते हैं उनके पीछे कैटालिटिक कन्वर्टर होता है जो उन हार्मफुल गैसेस को नॉन हार्मफुल के अंदर कन्वर्ट कर देता है, जिसमें एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे। मेजर एयर पॉल्यूटेंट एंड देयर इफेक्ट्स। अगर हम मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स की अगर बात करें तो देखो, मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड है, सोर्स है स्मोक ऑफ ऑटोमोबाइल,
इफेक्ट है हाईली टॉक्सियस होता है, कंबाइंस विद द हीमोग्लोबिन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन को ब्लॉक कर देता है। अनबर्न हाइड्रोकार्बन, ये भी एक एयर पॉल्यूटेंट है। अनबर्न हाइड्रोकार्बन, ऑटोमोबाइल, बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल, कोल, पेट्रोल, डीजल, इनको गाड़ियों में बर्न करते हैं तो बेसिकली गाड़ियों से निकलने वाले धुएं में ही अनबर्न हाइड्रोकार्बन होता है, लंग कैंसर का रीजन होता है। इथिलीन, ऑटोमोबाइल और चिमनीज से निकलता है, फॉलिंग ऑफ लीव्स, फ्लावरिंग बर्ड, प्लांट को बहुत ज्यादा डिफेक्ट करता है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, ये बर्निंग की वजह से निकलते हैं, फोटोकेमिकल स्मोक। तो ये ध्यान रखना, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जो है वो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हैं और ये एक्चुअल में डायरेक्टली ज्यादा अफेक्ट नहीं करते हैं क्योंकि ये क्वालिटेटिव नहीं है, क्वांटिटेटिव है। ये बहुत ज्यादा अमाउंट में होंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे, और एसिड रेन ये सब सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट जो होते हैं वो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में कन्वर्ट होकर के ये ज्यादा हार्मफुल होते हैं। तो फोटोकेमिकल स्मोक, एसिड रेन, रेस्पिरेटरी ट्रबल, एम्फेसिमा, ब्रोंकाइटिस, स्वेलिंग ऑफ लंग्स, लंग कैंसर, ये सब काम करेंगे। सल्फर ऑक्साइड्स, स्मेल्टर्स, ऑयल रिफाइनरीज जो होती हैं, ऑयल के अंदर क्या होता है कि जैसे आपके पास में ये अभी देखो, यूज ऑफ लो सल्फर पेट्रोल एंड डीजल, जो फ्यूल होता है उसमें सल्फर का वैल्यू बहुत अच्छा खासा होता है। तो ऑयल रिफाइनरीज जितनी भी है, मथुरा ऑयल रिफाइनरीज, जामनगर ऑयल रिफाइनरीज, ये जो आपके रिफाइनरीज हैं, अमृतसर ऑयल रिफाइनरीज, इन रिफाइनरीज के अंदर से निकलने वाला सल्फर जो है, लाइकेन एंड मॉसेस डू नॉट ग्रो इन सल्फर पॉल्यूटेंट एरियाज एंड एसिड रेन भी करता है ये। ओके, एसिड रेन क्या होता है सर? दिस वर्ड वॉज गिवन बाय रॉबर्ट ऑगस्ट। नाइट्रोजन के और सल्फर के ऑक्साइड जो होते हैं वो डिफरेंट फॉर्म से रिलीज फ्रॉम डिफरेंट इन फॉर्म ऑफ स्मोक एंड डिजॉल्व इन एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। तो क्या होता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड एयर में जाते हैं जो अलग अलग सोर्सेज से आ रहे हैं स्मोक के थ्रू, और स्मोक के थ्रू ऊपर आकर के वाटर वेपर के साथ ये एसिड बनाएंगे और ये एसिड जो होता है वो नीचे की तरफ में आ जाता है। वेट डिपोजिशन क्या होता है? इफ एसिड कम डाउन ऑन अर्थ विद रेन, फॉग एंड स्मोक, इट इज नोन एज वेट डिपोजिशन। नोट, द pH of acid rain is 3.5 to 4, while for normal rain is 5.6. In acid rain, the ration of H2SO4 and HNO3 is 7:3। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, तो ज्यादा आपको पता है धुआं जो होता है वो गाड़ियों से ज्यादा निकलता है, फ्यूल में सल्फर ज्यादा होता है, इस वजह से ये ज्यादा बनता है और ये कम बनता है। तो इसकी वजह से ये ज्यादा आएगा और ये कम बनेगा। इफेक्ट ड्यू टू एसिड रेन, आपके जितने भी ताजमहल, रेड फोर्ट, ये जो है आपके एसिड रेन की वजह से डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। ये मैंने आपको बताया था, ये रहा स्क्रबर और ये इलेक्ट्रॉनिक प्रेसिपिटेटर। ये देखो, ये कोरोना डिस्चार्ज हो रहा है, ये वायर्स हैं, यहां से पार्टिकल पास हो रहे हैं तो इनके चारों ओर चार्ज आ गया। ये ग्राउंडेड प्लेट्स हैं जिससे ये पार्टिकल चिपक जाएंगे, यहां से क्लीन एयर बाहर निकल जाएगी। एडवांटेजेस ऑफ द सीएनजी ओवर डीजल एंड पेट्रोल। देखो क्या होता है कि आपको पता है कि ये पॉल्यूटेंट्स में सल्फर कंटेंट है तो आप उसको बंद ही कर दो, या तो सीएनजी यूज करो डीजल और पेट्रोल की तरह। बर्न मोर एफिशिएंटली, बहुत अच्छे से जलता है। अनबर्न हाइड्रोकार्बन नहीं रहते उसमें, अनबर्न हाइड्रोकार्बन नहीं रहेंगे, बर्न अच्छा होगा। चीपर होता है, सस्ता होता है। डिफिकल्ट टू स्टील, साइफन एंड द एडल्ट्रेटेड, इसको किसी भी तरीके से आप इकोनॉमिकली लॉस नहीं, चुरा नहीं सकते, है ना। पासिंग आउट ऑफ द ओल्ड व्हीकल, ओके। और यूज अनलीडेड पेट्रोल, आपको अनलीडेड पेट्रोल यूज करना चाहिए। यूज ऑफ लो सल्फर पेट्रोल एंड डीजल, यूज ऑफ द कैटालिटिक कन्वर्टर, एप्लीकेशन ऑफ द स्ट्रिंजेंट पॉल्यूशन लेवल नॉर्म्स, इनको सबको अप्लाई करो। अब एक्ट जो है वो आपको ये देखो यहाँ लिखे गए हैं, वो याद करने हैं डायरेक्टली। फोर व्हीलर्स भारत स्टेज 3 वाले होने चाहिए, BS3 वाले, थ्रू आउट द कंट्री सिंस अक्टूबर 2010। अक्टूबर 2010 से सभी जगह कंट्री में भारत स्टेज 3 वाले इंजन, लेकिन ये चेंज हो चुका है। अब ये आप याद रखना, BS4 इंजन होना चाहिए। BS4 वाले इंजन वाले स्कूटर्स वगैरह सब होने चाहिए। ये है 2017, मार्च 2017 से, सिंस मार्च 2017 से सभी कंट्रीज में, थ्रू आउट द कंट्री, पूरी कंट्री के अंदर सारे गाड़ियां जो है वो कौन सी होनी चाहिए, मतलब सिंस मार्च 2017 के बाद में अगर कोई गाड़ी खरीद रहा है तो वो BS4 की ही खरीदेगा, BS3 की गाड़ी नहीं होगी। ओके,
और अब BS4 के अलावा अब ये BS6 भी आ चुका है, BS6। और ये BS6 वाला जो इंजन है वो BS6 इंजन के वाली गाड़ियां ही अब बिकेंगी, ये भी नॉर्म आ चुका है। तो 4 व्हीलर्स 3 मेगा सिटीज यहां पर ये लिखा है, तो पूरी कंट्री के अंदर ही अब BS6 गाड़ियां बिकेगी, BS4 गाड़ियां बंद हो चुकी है। अब ये याद रखिएगा थ्रू आउट द कंट्री 2020 मार्च 2020 के बाद में BS6 गाड़ियां ही चलेंगी। ओके। नॉइज पॉल्यूशन की अगर बात करें सर, नॉइज पॉल्यूशन क्या होता है? तो नॉइज पॉल्यूशन अनडिजायरेबल हाई लेवल ऑफ साउंड है। अनडिजायरेबल हाई लेवल ऑफ साउंड नॉइज पॉल्यूशन करता है। इसके इफेक्ट क्या है? स्लीपलेस, इंक्रीज हार्ट बीट, ओके, डिसलोकेट्स एयरोसाइकल्स, परमानेंट डैमेज टू द ईयर ड्रम, एंजाइटी, स्ट्रेस, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस इफेक्ट है ये नॉइज पॉल्यूशन के। कंट्रोल एंड मेजर्स, यूज ऑफ साउंड अब्सॉर्बेंट मटेरियल बाय द मफलिंग नॉइज, नॉइज को मफल करने के लिए इधर उधर करके अब्सॉर्ब कर लो। रेस्ट्रिक्टेड यूज ऑफ द लाउड स्पीकर एंड क्रैकर्स, ओके। हॉर्न फ्री जोन्स बना दो अराउंड द हॉस्पिटल्स, हॉस्पिटल के चारों ओर हॉर्न फ्री जोन होने चाहिए। यूज ऑफ कॉटन प्लग्स एंड ईयर मफल्स इन ऑक्यूपेशनल, जहां पर आपके बहुत ज्यादा फैक्ट्रीज में आवाज होती है वहां पर आप कॉटन बर्ड्स या फिर आप कानों में कुछ डाल के रखिए जिससे कि आपका नॉइज पॉल्यूशन आपको फील ना हो। ओके। वाटर पॉल्यूशन, देखो नॉइज पॉल्यूशन को एयर पॉल्यूशन के अंदर डाला गया, कब डाला गया वो एनसीईआरटी में दे रखा है, रट लेना आप लोग। वाटर पॉल्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज पास द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 टू सेफगार्ड आवर वाटर रिसोर्सेज। अपना वाटर का जो रिसोर्स है उसको पॉल्यूशन से बचाने के लिए, उसको सेफ करने के लिए, वाटर पॉल्यूशन को रोकने के लिए ये एक्ट बनाया गया 1974 में। तो सर वाटर पॉल्यूशन को सबसे ज्यादा कॉज कौन करता है? वाटर का पॉल्यूशन करने वाला होता है डोमेस्टिक सीवेज, घरों से निकलने वाला पानी, वो सबसे ज्यादा बड़ा कॉज करता है। और दूसरा इंडस्ट्री से निकलने वाला पानी। तो डोमेस्टिक सीवेज एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स, इट कंटेन्स ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट, डिटर्जेंट्स। कंपोजिशन ऑफ वेस्ट वाटर की अगर बात करें तो इसमें इंप्योरिटीज 0.1% होती है। सस्पेंडेड सॉलिड होता है जैसे सैंड, सिल्ट एंड क्ले। कॉलोइडल मटेरियल लाइक फीकल मैटर, बैक्टीरिया, क्लॉथ एंड पेपर फाइबर्स, ये कॉलोइडल मटेरियल है। डिजॉल्व मटेरियल, कॉलोइडल अनडिजॉल्व मटेरियल, डिजॉल्व मटेरियल लाइक न्यूट्रिएंट्स, नाइट्रेट, अमोनिया, फॉस्फेट, सोडियम, कैल्शियम। तो 99.9% वाटर होता है। A mere 0.1% impurities make domestic sewage unfit for human use। मतलब अगर impurities आपके पास में 0.1% ही है तो भी वो ह्यूमन के यूज के लिए काम का नहीं है, तो सर उसको फिर ट्रीट करना चाहिए। तो फिर हम एक वाटर का पॉल्यूशन किससे मेजर करें? तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड से मेजर करो। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड मतलब एक है 1 लीटर वाटर के अंदर 1 लीटर वाटर को अंदर प्रेजेंट ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया के थ्रू यूज किया गया ऑक्सीजन। तो वो अगर मान लो उसमें ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा तो ज्यादा ऑक्सीजन यूज करेंगे बैक्टीरिया, तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा होगी उस वाटर की। तो अगर 1 लीटर वाटर का बीओडी ज्यादा है तो वो ज्यादा पॉल्यूटेंट है क्योंकि इसके अंदर ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है। अगर इसमें ऑर्गेनिक मैटर कम प्रेजेंट है तो उसकी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कम है, तो हम कहेंगे कि ये कम है। ओके। तो इस तरीके से बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। द अमाउंट ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर इन सीवेज वाटर कैन बी एस्टिमेटेड बाय द मेजरिंग बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। जैसे देखो यहाँ पे सीवेज डिस्चार्ज हो रहा है, और जब सीवेज डिस्चार्ज हो रहा है तो यहाँ पर देखो कंसंट्रेशन लिखा हुआ है। ये कंसंट्रेशन जो है वो है कि ऑर्गेनिक कंसंट्रेशन कितनी ज्यादा है। तो आप देखो ये जो ब्लू कलर की लाइन है वो है बीओडी की, और रेड कलर की लाइन है वो डिजोल्व ऑक्सीजन की। तो एक वाटर के अंदर ऑक्सीजन कितना है, और बीओडी का मतलब क्या है कि अभी उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है ना। तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, अब देखो यहाँ सीवेज वाटर में यहाँ पर ऑक्सीजन बिल्कुल कम है, तभी तो बीओडी ज्यादा है, तभी तो ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा है। और जैसे 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 वाटर आगे जाता गया, क्लीन होता गया, क्लीन होते होते वहां पर ऑर्गेनिक मैटर कम होता गया, बीओडी कम होती गई। जैसे जैसे बीओडी कम होगी तो उस वाटर का डिजॉल्व ऑक्सीजन ज्यादा होगा, तो वाटर में ऑक्सीजन आने लगेगी। पहले ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा था तो वाटर का अंदर ऑक्सीजन कम था, तो वहां फिशेस वगैरह नहीं थी, मर जाती हैं। जैसे जो प्योर होता जाता है उसके अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन बढ़ती जाती है, ऑक्सीजन आने की वजह से फिशेस वगैरह वापस रीअपियर हो जाती है। ओके।
इम्प्योरिटीज में वही बात है, सारी बातें एग्जैक्ट मैंने लिखी हुई है, एनसीईआरटी में दे रखा है। वाटर में इतनी % इम्प्योरिटीज होती हैं, 0.1% इम्प्योरिटीज में 3 चीजें होती है, वो याद कर लेना आप लोग, ओके। ये क्या है सर? ये एक लेक है किसी कॉलोनी के आसपास जिसकी एजिंग हो गई है। इसमें एजिंग का मतलब सर ये ग्रीन कलर का क्या है, ये इसको बोलते हैं हम लोग एसिलरेटेड यूट्रोफिकेशन, और एक होता है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन नेचुरल प्रोसेस है, इकोलॉजिकल सक्सेशन के अंदर होता रहता है। एसिलरेटेड यूट्रोफिकेशन ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से होता है। उसके अंदर आपने न्यूट्रिएंट ला करके डाल दिए, और न्यूट्रिएंट डालने की वजह से वहां पर एक्सट्रीम ग्रोथ हो गई प्रोड्यूसर्स की, और वहां पर लेक की एजिंग होना चालू हो गई, लेक बदबूदार हो गई, वाटर पॉल्यूशन हो गया, वहां के ऑर्गेनिज्म सब मर गए। बायोमैग्निफिकेशन एंड बायोलॉजिकल बायोमैग्निफिकेशन अलग चीज होती है, यूट्रोफिकेशन अलग चीज। अभी मैंने लेक दिखाई वो था यूट्रोफिकेशन, उसमें न्यूट्रिएंट ऐड होने की वजह से वहां का एल्गी ग्रो कर गया, एल्गी ग्रो करने की वजह से वहां ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा हो गया, इसकी वजह से बायोकेमिकल ऑक्सीजन बढ़ गई और डिजोल्व ऑक्सीजन कम हो गया, वहां की फिश वगैरह मर गई, सारे सब मर गए। और टाइम के साथ में वो सब मटेरियल बॉटम में जमा होता जाएगा, लेक शैलो हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और धीरे धीरे वो लैंड में कन्वर्ट हो जाएगी। इसको बोलते हैं एजिंग ऑफ लेक। ये फास्ट कर दिया आपने न्यूट्रिएंट डाल करके, एसिलरेटेड यूट्रोफिकेशन हो गया। बायोमैग्निफिकेशन अलग कंसेप्ट है। एक कोई पॉलिटेंट है, ये पेन एक किसी ने खाया तो उसकी कंसंट्रेशन उसकी बॉडी में कम थी, उस एनिमल को किसी और ने खाया तो उसने कहीं ज्यादा अमाउंट में खाया तो उसकी बॉडी में वो ज्यादा बढ़ गया, और ट्रॉपिक लेवल ने और ज्यादा खाया तो, यानी कि ये कंसंट्रेशन जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल बढ़ता जा रहा है उसकी कंसंट्रेशन उनकी बॉडी में बढ़ती जा रही है, मैग्नीफाई होता जा रहा है। इसी को बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। ये देखो क्या है, इंडस्ट्रियल वेट वाटर कंटेन्स टॉक्सिक सब्सटेंसेस। इंडस्ट्री के अंदर से वाटर निकला, उसमें टॉक्सिक सब्सटेंस था। accumulated in organisms at successive tropic level at the toxicants cannot be metabolized or excreted। वो जो टॉक्सिन होता है, जैसे डीडीटी ले लेते हैं, डीडीटी निकला इंडस्ट्री से बाहर आया, लेक में चला गया, लेक में डीडीटी को खा लिया फिश ने, फिश को खा लिया किसी और ने, उसको खा लिया किसी और ने, तो ये धीरे धीरे हर ट्रॉपिक लेवल पे एक्यूमुलेट होता गया, क्योंकि उसकी बॉडी में वो प्रेजेंट है, उसका मेटाबॉलिज्म नहीं होता, तो वो ट्रॉपिक में शिफ्ट होता जाएगा, आगे शिफ्ट होता जाएगा, तो ये सारा एक्यूमुलेट हो जाएगा बायोलॉजिकल स्पीसीज के अंदर। इसको बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। इंक्रीज कंसंट्रेशन हर ट्रॉपिक लेवल के ऊपर, ईच ट्रॉपिक लेवल पे जैसे से जाएगा तो पिछले वाले ट्रॉपिक लेवल से उसके अंदर ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी उस टॉक्सिन की, तो इसको हम बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। जैसे एनसीईआरटी में देखो, वाटर में डीडीटी इतना है, फिर जू प्लैंक्टन में इतना, फिर स्मॉल फिश में इतना, फिर लार्ज फिश में इतना, और फिर फिश ईटिंग बर्ड में 5 ppm तक पहुंच गया। तो हर ट्रॉपिक लेवल पे इसका, और डीडीटी कहां से आया? इंडस्ट्रीज से। किससे आया? इंडस्ट्री की इफ्लुएंट से डीडीटी ऐड हो गया। तो बायोमैग्निफिकेशन ऑफ डीडीटी आपके पास में ये फिगर याद रखना और ये डायग्राम याद रखना। यूट्रोफिकेशन मैंने बोला था अलग कंसेप्ट है, देखो क्या है, सीवेज, एग्रीकल्चर वेस्ट और फर्टिलाइजर्स। यूट्रोफिकेशन नॉर्मली ये काम तो होता ही रहता है, आपने अगर ये काम बहुत एक्सेलरेटेड वे में कर दिया, अगर आपने ये इंडस्ट्री से इसके अंदर डाल दिया तो फिर एक्सेलरेटेड यूट्रोफिकेशन हो जाएगा। सीवेज, एग्रीकल्चर वेस्ट और फर्टिलाइजर्स से बह करके ये आपने नियर बाय वाटर बॉडी मतलब लेक के अंदर डाल दिया। न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन वेस्ट वाटर कॉज डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड प्लैंक्टॉन्स, फ्री फ्लोटिंग एल्गी का बहुत भयंकर ग्रोथ करवाएगा। रिजल्ट क्या होगा? एल्गल ब्लूम हो जाएगा, टर्म फॉर द प्रोसेस। एल्गल ब्लूम मतलब एल्गी का बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाना कम टाइम में, एल्गल ब्लूम बोलते हैं उसको, जिसकी वजह से बदबू आती है। ये क्या करेगा एल्गल ब्लूम? कट ऑफ लाइट फ्रॉम सबमर्ज्ड प्लांट कॉज देयर डेथ। तो ये एल्गी इतना बैठ जाएगा कि नीचे जो प्लांट है उसके लाइट नहीं पहुंचेगी, लाइट नहीं पहुंचेगी तो नीचे वाले प्लांट मर जाएंगे। इंपार्ट अ डिस्टिंक्ट कलर टू द वाटर बॉडीज, वाटर बॉडीज को एक अलग ही कलर दे देंगे। ऐसा होने की वजह से क्या होगा? डिक्रीज्ड ऑक्सीजन रिप्लेसमेंट इनसाइड द वाटर। अंदर की तरफ में वो जो प्लांट थे वो नीचे ऑक्सीजन बना रहे थे, फोटोसिंथेसिस से वो ऑक्सीजन नहीं बनेगी, और कॉजिंग ऑर्गेनिक लोडिंग ऑफ द वाटर। इससे क्या होगा? नीचे ऑर्गेनिक मैटर जो होगा वो बढ़ता जाएगा, ऊपर से एल्गी नीचे गिरेगी, नीचे वाले बढ़ गए तो ऐसा ऑर्गेनिक मैटर डिपॉजिट होता जाएगा और डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऐसे जब ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा बढ़ेगा
तो ऑक्सीजन तो नहीं आ नहीं रही है, जो थी उसको माइक्रोब्स डिकम्पोज करने के लिए यूज कर रहे हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर बढ़ गया है, डेड ऑर्गेनिक मैटर, और इस कंडीशन में फिश भी डेड हो जाएगी और सब मर जाएगा और एजिंग ऑफ लेक हो जाएगी। यूट्रोफिकेशन लीड्स टू एजिंग ऑफ लेक, एजिंग ऑफ लेक। अब ट्रीटमेंट क्या है सर? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द आर्टिफिशियल एंड द नेचुरल प्रोसेस। द क्लीनिंग अकर्स इन द 2 स्टेज, कन्वेंशनल मेथड और इनोवेटिव मेथड्स। ठीक है, तो कई सारी चीजें जो होती है आप इसको क्या कर सकते हो कन्वेंशनल मेथड और इनोवेटिव मेथड के अंदर, कि फिल्टरिंग, सेडिमेंटेशन, ग्रिड को हटा लो, ये कर दो, वो कर दो, ये हो गया इसका ट्रीटमेंट। दूसरा, इनोवेटिव मेथड के अंदर क्या करो आप, ये जो आपके पास में एक केस स्टडी है जिसके अंदर आर्कटा के अंदर एक मार्शेस बनाए गए थे, जिसमें 2 स्टेजेस के अंदर आपने उसको क्लीन किया था। पहली स्टेज में आपने फिल्टरिंग वगैरह कर दी, दूसरे में आपने 6 सीरीज ऑफ मार्शेस थे उसके अंदर पानी को छोड़ दिया, और नेचुरली आपने वहां पे क्या किया कि बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट्स जो है उनको आपने ऑर्गेनिज्म को उसके अंदर इंप्लीमेंट कर दिया, वो बायोडिग्रेडेशन कर रहे हैं, और ऐसे करते हुए एक पूरा एक इकोसिस्टम आपने बना लिया। तो ऐसे करके वो वाटर फ्रेश हो गया और साथ ही साथ इकोसिस्टम भी बन गया। सॉलिड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट क्या होता है सर? सॉलिड वेस्ट मटेरियल्स फॉर्म ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज। सर क्या क्या सोर्सेस होते हैं सॉलिड वेस्ट के? जैसे म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मतलब वेस्ट फ्रॉम गार्बेज, होम, ऑफिस, स्ट्रीट, रोड, ये सबसे आने वाला जो मार्केट से निकलने वाला कचरा, ये सब म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है। इंडस्ट्रियल वेस्ट, जैसे कि आपके पास में इंडस्ट्री से निकलने वाला कचरा जो है वो एक सॉलिड वेस्ट का एक सोर्स है। माइनिंग वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, हॉस्पिटल का वेस्ट, हॉस्पिटल से निकलने वाला वेस्ट। इलेक्ट्रॉनिक मतलब आपके पास में जो टेलीविजन वगैरह, मोबाइल के पार्ट्स हैं, ये माइनिंग के अंदर जो आपके पास में स्लैग, ये सब चीजें जो है वो माइनिंग के अंदर से निकलती हैं, तो आप वो भी एक वेस्ट की कैटेगरी में आती है। ओके तो ये है डिफरेंट सोर्सेस। सोर्सेस के बाद हम बात करते हैं कंट्रोल मेजर्स। अगर हम कंट्रोल मेजर्स की बात करें तो देखो सर, सॉलिड वेस्ट को कंट्रोल करना है तो सबसे पहले रिकवरी और रिसाइकलिंग पे ध्यान दो। डंपिंग एंड लैंडफिल्स, ओपन लैंडफिल्स, सैनिटरी लैंडफिल्स, भाई आपको पता है रिसाइकल हो सकता है तो उसको रिसाइकल करके कुछ काम में ले लो। दूसरा है डंपिंग लैंडफिल्स, कहीं जाकर के डंप कर दो। तो ओपन लैंडफिल्स जैसे आपने गांव घरों में देखा होगा, शहरों में, कि आपने पूरे जगह कचरा किसी एक जगह पर डाल दिया। सैनिटरी लैंडफिल्स, खड्डे खोद खोद के डाल दिया, लेकिन ये भी गलत है, उसमें से टॉक्सिक सब्सटेंस नीचे चला जाएगा। बर्निंग करना भी गलत है, बर्निंग भी सोर्स नहीं है। सोर्स रिडक्शन, यूज्ड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कंपोस्ट, बायोगैस एंड मैन्योर बनाने में सबसे बेस्ट है ये रिसाइकलिंग। आप कचरा ही, पहली बात तो कचरा ही मत करो, और अगर आप कचरा कर रहे हो, पहली बात तो आप वेस्ट बनाओ ही मत, ये सबसे बेस्ट है। और अगर वेस्ट बना रहे हो तो उसको रिसाइकलिंग वे के अंदर ध्यान रखो, तो इससे काम आ जाएगा। और कोई सर्सेस भी आप काम में ले सकते हो। बायोडिग्रेडेबल, रिसाइकलेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये 3 तरीके के आप जो बैग होते हैं वैसे बैग के अंदर डाल दो। बायोडिग्रेडेबल वो मटेरियल है जिसका बायोडिग्रेडेशन हो जाता है। रिसाइकलेबल वो है जिनका रिसाइकलिंग कर सकते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल जो बहुत हानिकारक है, प्लास्टिक वेस्ट। ओके, तो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट ये बायोडिग्रेडेबल है। ये कबाड़ी वाला जो होते हैं, रैक पिकर्स जो होते हैं, वो रिसाइकलेबल मटेरियल को ला सकता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बैग्स ये कहीं नहीं होते, इनको बनाओ ही मत, इनका यूज ही खत्म कर दो। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जिसको ई वेस्ट बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ई वेस्ट कंटेन इररिपेरेबल कंप्यूटर्स एंड द अदर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स जो वेस्टर्न कंट्रीज से यहाँ पे आ रहे हैं। कंट्रोल, बरीड इन लैंडफिल्स एंड इंसिनरेटेड मतलब जला दो, भस्म कर दो उनको। या रिसाइकलिंग, तो इनको निपटाने का सबसे बेस्ट तरीका है रिसाइकलिंग। तो रिसाइकलिंग इज द बेस्ट। आप इसको रिसाइकल कर दो, उससे जो चीजें हैं वो रिकवर कर लो, है ना, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। अब अपन पढ़ते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। देखो सिंपल है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट एक्चुअली किस नाम का दिया गया, जैसे शिमला के अंदर बाहर टेम्परेचर है 2 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहां पर रखा है आपने टोमेटो प्लांट। कौन रखा है? टोमेटो प्लांट। टोमेटो प्लांट को टेम्परेचर चाहिए 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बाहर टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड है, टोमेटो उगाने के लिए 20 से 25 चाहिए, तो आपने क्या करा, उस टोमेटो प्लांट के चारों ओर ग्लास केस बना दिया। क्या बना दिया? ग्लास केस, पूरा ग्लास का एक हाउस बना दिया। अब क्या हुआ, सनलाइट है,
सनलाइट में लाइट जब आई तो यहाँ अंदर एंटर कर गई और यहाँ इसके सरफेस के ऊपर गिर के और यहाँ पे इंफ्रारेड, जिनको हम बोलते हैं हीट वेव्स, क्या बोलते हैं, हीट वेव्स, इनको निकाला। ये तो पेनिट्रेट करके अंदर आ गई, लेकिन ये पेनिट्रेट करके बाहर नहीं जा सकती, तो यहाँ पूरे अंदर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। बाहर 2 डिग्री है, अंदर 20 से 25 डिग्री हो जाएगा। और ऐसे वाले के अंदर ग्रीन प्लांट प्रेजेंट है, इसलिए इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस। ये जो ग्लास केस का ये हाउस बना है, इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस। तो ये ग्रीन हाउस के अंदर आप खुद बताइए कि बाहर से लाइट पेनिट्रेट करके अंदर आ गई, लेकिन अंदर से एक हीट वेव्स बनी, वो बाहर नहीं जा पा रही है। किसके, ये जो ग्लास है उसके, ग्लास का जो ये केस बना हुआ है, इस ग्लास केस को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। ये जो यहाँ पर ये ग्लास केस का काम अर्थ प्लेनेट पर, तो ये टोमेटो का प्लांट जो है ये है अर्थ की सरफेस। अर्थ की सरफेस के ऊपर सनलाइट गिरने के बाद में सरफेस से ऊपर इंफ्रारेड निकला, लेकिन आपने देखा सनलाइट जो है वो ग्लास केस को पार करके आई है। तो सर अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर में एक ऐसा लेयर बना हुआ है, जैसे यहाँ पे ग्लास है वैसे एटमॉस्फेयर में लेयर है, जिसको हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस का एक लेयर बना हुआ है। तो ये देखो ग्रीन हाउस गैसेस का एक लेयर है यहाँ पे, ये लेयर को रिप्लेस कर दो आप किससे, ये ग्लास के केस से। और ये टोमेटो प्लांट जो है उसको रिप्लेस कर दो आप अर्थ की सरफेस से। तो देखो ये सनलाइट ग्लास केस को पार करके आ रही है, तो ये सनलाइट ग्रीन हाउस गैसेस के लेयर को पास करके अंदर आ रही है। उसमें से कुछ तो यहीं रुक जाएगी और कुछ पार कर जाएगी। ओके, पार करने के बाद अर्थ के लैंड के ऊपर टकराने के बाद इंफ्रारेड निकल रही है। और आप देख रहे हैं कि सॉरी इसमें से कुछ लेयर कुछ जो आपके पास में प्रेजेंट है, इसमें से देखो ये अंदर आई और इनमें से इमिट होकर के बाहर जा रही है। तो इनमें से कुछ तो बाहर चली गई, लेकिन यहां पर इंफ्रारेड इनको पार करके बाहर नहीं जा पाई। ओके, तो इंफ्रारेड जो होती है, समझना बात को, सनलाइट आई, उसमें से कुछ रुक गई, कुछ अंदर चली गई, कुछ वापस बाहर चली गई, लेकिन उनमें से कुछ इंफ्रारेड जो है वो इसको ग्रीन हाउस लेयर को यानी ग्लास के केस को पार नहीं करी, तो ये वापस नीचे भेज दी गई। तो ये यहीं आती रहेगी, यहीं जाती रहेगी, तो अर्थ का सरफेस का टेम्परेचर जो है वो बढ़ा देगी। और ये जरूरी भी है, ग्रीन हाउस गैसेस इज एसेंशियल टू इंक्रीज अर्थ लैंड सरफेस टेम्परेचर, जिसकी वजह से लाइफ को प्रॉपर टेम्परेचर मिले। लेकिन ये ज्यादा अमाउंट में होना जरूरी नहीं है। अरे भाई, इट इज एसेंशियल, बट अगर ज्यादा हो गया तो ये लेयर और थिक हो जाएगा, और ये लेयर थिक हो गया गैसेस की वजह से, तो टेम्परेचर हद से ज्यादा बढ़ जाएगा। हद से ज्यादा बढ़ा हुआ काम का नहीं है। और यही हो रहा है कि अर्थ प्लैनेट की एक्टिविटीज से डिफॉरेस्टेशन, यानी कि यहां ग्रीन हाउस गैसेस में सबसे इंपॉर्टेंट गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड आप क्या कर रहे हो कि इस कार्बन डाइऑक्साइड को क्वांटिटी को यहां बढ़ा रहे हो। कैसे बढ़ा रहे हो कि एक तो यहां से यूज करने वाले जो लोग हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, उनको कम कर दिया। जैसे फॉरेस्ट यहां से यूज करता है, प्लांट को काट दिया, डिफॉरेस्टेशन कर दिया, तो यहां से CO2 अपटेक कम हो गया, तो ऑलरेडी CO2 ज्यादा रहेगा। और दूसरा, नीचे उनको काट के जला रहे हो, कॉयल फ्यूल वगैरह जला रहे हो, हद से ज्यादा जला रहे हो, तो यहां पर इनपुट बढ़ा दिया। कहने का मतलब यहां से CO2 के आउटपुट को कम कर दिया और इनपुट को बढ़ा दिया, तो आपने यहां ग्रीन हाउस लेयर की थिकनेस को इंक्रीज कर दिया। तो फिर ये इंफ्रारेड जो पेनिट्रेट होकर के जितनी भी जा रही थी वो भी बंद हो गई, तो इसकी वजह से हीट ज्यादा होने लगी और यहां पर ग्लोबल वार्मिंग होने लगा। और उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट ये हुआ कि क्लाइमेट शिफ्ट हो गया। सर्दियों के टाइम पे सर्दियां नहीं आ रही है, गर्मियां कब शुरू हो रही हैं, बहुत लंबी गर्मियां चल रही हैं, तो दैट इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। ओके, तो ये है सारा जो मैंने आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट यहां पर समझाया। ग्रीन हाउस गैसेस मिक्सचर कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, CFC, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस है CO2। ग्लोबल वार्मिंग क्या है देखो, सन इनकमिंग सोलर रेडिएशन, small proportion is reflected back while almost half of it falls on the earth's surface and heat it. Major proportion of re-emitted radiation is absorbed by the atmospheric gases. तो मेजर पोर्शन जो होता है इसको एब्जॉर्ब कर लेता है और लेकिन वापस भेज देता है नीचे।
gases radiate heat energy and major part comes back to the earth's surface and heating it once again. The reception of the cycle occurs resulting in the greenhouse effect and concentration of gases increase mean global warming temperature and global warming होता जाएगा। इसमें परसेंटेज याद रखना 60% कार्बन डाइऑक्साइड है, 20% मेथेन है, 14% 6%, 14% CFC, 6% N2O, 20% मेथेन, 60% कार्बन डाइऑक्साइड। ये ओजोन डिप्लीशन अलग चीज है, ये ओजोन डिप्लीशन का डायग्राम है। ओजोन लेयर अलग चीज है, ग्रीन हाउस गैसेस का लेयर अलग है। अब अपन पढ़ते हैं डिफॉरेस्टेशन, जिसमें आपने फॉरेस्ट का फ्रेगमेंटेशन कर दिया, प्लांट हटा दिए, जो कि ग्लोबल वार्मिंग के अंदर कंट्रीब्यूशन करते हैं, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड का अपटेक करने का प्रोसेस आपने खत्म कर दिया, तो एटमॉस्फेयर में उसका कंसंट्रेशन बढ़ा दिया आपने। अब मैं आपको बताता हूं ओजोन डिप्लीशन। सर ओजोन डिप्लीशन क्या होती है? ओजोन लेयर होती है स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन। ओजोन जो होता है वो क्या करता है, अल्ट्रावायलेट रेज के साथ में ब्रेकडाउन होकर के ऑक्सीजन बनाता है। तो ऑक्सीजन का डिलीवर करने का सोर्स है अल्ट्रावायलेट रेज के साथ में ओजोन। तो आप सोचो कि अल्ट्रावायलेट रेज आई, उसको खा गया ओजोन। अब ओजोन ही अगर कम कर दिया आपने, और ओजोन अगर कम हो गया, जैसे मान लो यहां एक ओजोन का लेयर है, यहां यूवी आ रही है और इसे टकरा रही है, तो यूवी रेज अर्थ प्लेनेट पर नहीं पहुंच पा रही। रीजन बिकॉज ऑफ ओजोन जो है वो O2 और नेसेंट ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता जा रहा है, और यूवी रेज यहीं टकरा करके रह गई या नीचे नहीं आ रही है। रीजन ओजोन का लेयर। लेकिन आपने अर्थ प्लेनेट से क्लोरोफ्लोरोकार्बन डाल दिया, और ये भाई साहब खतरनाक है। इसका जो क्लोरीन रेडिकल है, ये क्या करता है, एक ओजोन के साथ रिएक्शन करता है, इसको ब्रेक डाउन करता है, फिर अकेला क्लोरीन और ओजोन को निपटा देता है। एक अकेला क्लोरीन कई सारे ओजोन को खा बैठता है। तो ये यूवी रेज से टकराने वाला ओजोन कम होगा, तो कहीं ना कहीं तो यूवी रेज नीचे आने लगेगी ना, और नीचे आएगी तो आपके ह्यूमन के ऊपर आकर के ये क्या करेगी, यूवी रेज हार्मफुल एक्टिविटी करेंगी। UVA, UVB, UVC सबके इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी में दे रखी है, ये काम करते थे। हमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं डालने चाहिए। सर इनका सोर्स क्या है? रेफ्रिजरेटर्स में यूज होने वाली गैस है, कम यूज करो उनको। डिफॉरेस्टेशन में एक बिश्नोईज जो है उनका एक कंट्रीब्यूशन है। इन 1771 द किंग ऑफ जोधपुर राजस्थान आस्क्ड हिज मिनिस्टर्स टू अरेंज वुड फ्रॉम कंस्ट्रक्शन ऑफ फॉर न्यू पैलेस। द मिनिस्टर्स एंड वर्कर्स वेंट टू अ फॉरेस्ट नियर अ विलेज inhabited by Vishnoi for cutting down the trees. A Vishnoi woman named Amrita Devi hugged up a tree and asked king's men to cut her first before cutting the tree. The king's men cut down and the tree along with Amrita Devi, her three daughters and hundreds of other Vishnois lost their lives in saving trees. Such a commitment for saving environment is found nowhere else. ऐसा बिश्नोईज का एक कंट्रीब्यूशन है जो हिस्ट्री के अंदर है, तो इसका अवार्ड भी दिया जाता है। अगर आप एनवायरमेंट प्रोटेक्शन में कोई एक बड़ा काम करते हो तो अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड। चिपको मूवमेंट अलग है। चिपको मूवमेंट में क्या हुआ, द मूवमेंट इनिशियली मीन्ड फॉर द प्रोटेक्टिंग ट्री बट नाउ मीन्ड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट इंक्लूडिंग हैबिटेट एंड वाइल्ड लाइफ। ये एक मूवमेंट हुआ है। चिपको मूवमेंट वॉज born in Garhwal, Himalayas. In 1974, the local women showed the enormous bravery is protecting trees from the acts of contractors. By hugging them, people all over the world have acclaimed the Chipko movement. उन्होंने ट्री को जाकर के सब लोग चिपक गए और उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर्स को वहां पर ट्री को काटने नहीं दिया, और ये हिमालय का प्रोसेस है। ये 1974 रिसेंट बात है। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट JFM, village and tribal communities are being involved in development and the protection of the degraded forest on share basis. तो ये शेयर बेसिस पे है। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का मतलब है कि सरकार बोलती है कि आप अपने एरिया को खुद प्रोटेक्ट करो, उनके सारे फ्रूट्स वगैरह जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो आप यूज करो, लेकिन उनको काटने मत दो, उनको तोड़ने मत दो। तो ऐसे क्या होगा, प्रोटेक्शन हो जाएगा, है ना, तो ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी। फ्रूट, गम, रबर, मेडिसिन, इट इज कॉल्ड जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जिसमें ये यूज कर सकते हो। इस वजह से फॉरेस्ट कैन बी कंजर्व्ड इन द सस्टेनेबल मैनर। सस्टेनेबल मैनर मतलब दोनों को फायदा।
तो इस तरीके से ये जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट डिफॉरेस्टेशन को जो इफेक्ट है, जैसे फ्लड आना, ये सर वाटर साइकिलिंग डिस्टर्ब हो जाना, ग्लोबल वार्मिंग होना, ये सब बच जाएगा। और ऐसे करने के लिए कई सारे प्रयास गवर्नमेंट के थ्रू किए जा रहे हैं फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो एनवायरमेंटल इश्यूज, ये इश्यूज हमने स्टडी करे और इसके डिटेल के अंदर एनसीईआरटी के अंदर और भी दे रखा है। मोर इन्फॉर्मेटिव पार्ट है, इन्फॉर्मेशन से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, आप लोग पढ़िएगा। और बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो इसको आप कंप्लीट करके अपने क्वेश्चंस को बना लीजिए जो नीट में आएंगे और आपको सिलेक्शन दिलवाएंगे। ओके, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। ये था चैप्टर एनवायरमेंटल इश्यूज। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।